सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब भी हम आपके साथ मिलते हैं तो हम हमेशा यही बताते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था कर रखी है कि कानून के द्वारा, कानून के लिए कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए कि वह वंचित समाज से आता है, उसके पास पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए वह न्याय से वंचित नहीं रहे, इसके तमाम तरह के उपाय किए गए हैं। इन उपायों को संचालित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अनुमंडल में अगर अदालत है तो वहाँ तक है। अब तो गांव-गांव भी लोग हैं, पंचायत स्तर तक भी। पंचायत स्तर तक पीएलवीज हैं और यहाँ जिला में सदस्य सचिव हैं, अनुमंडल में भी सचिव हैं, जिनके पास जा कर के आप अपनी समस्या बता करके उस समस्या के निदान के लिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपके कानूनी लड़ाई में आपको पैसे से मदद करेंगे, आपके कानूनी लड़ाई के तमाम खर्च उठाएंगे, एडवोकेट से लेकर के स्टाम्प ड्यूटी तक। इसके लिए जो क्लास चिन्हित किया गया है उसमें है SC, ST, ट्रांसजेंडर, तमाम महिलाएं और जिनकी आमदनी सालाना 3 लाख रुपए से कम है। उस तरह के सभी लोग किसी भी कारण से न्याय से वंचित नहीं रहे। अब दूसरा तबका आ गया, जो दूसरा तबका है जो फिजिकली अनफिट है और जो चीज़ों को समझता नहीं है, वो साहबों के आ जाने में उसको दिक्कत होती है। उस तरह के लोगों के लिए है कि आप पंचायत में या PLV के माध्यम से आप अपनी लड़ाई की बात, कानूनी लड़ाई की बात, कानून न्याय से वंचित रहने की बात डालसा को, झालसा को या नालसा को, किसी को भेज दें, वो लोग उस पर एक्शन लेंगे। इसके लिए सबसे नज़दीकी सुविधा आपको जो दी गई है वो PLV है, पैरालीगल वॉलंटियर, जो पंचायत स्तर तक हैं। दूसरी सुविधा है कि आपके यहाँ जो डाकिया जाते हैं, उन डाकिया को कहिए, उनके मोबाइल में ऐप डाला गया है, उस ऐप के माध्यम से आपकी बात नोट करके वो फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देंगे और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हम विभिन्न एपिसोड में अलग अलग मुद्दों पर बात करते रहे हैं, लेकिन विधिक सेवा प्राधिकार यह भी देखती है जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उस लाभ दिलाने में आपकी मदद कर सकती है। क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, आज इसी संबंध में हम बात करेंगे कि कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व अपर जिला दंडाधिकारी और झालसा के मध्यस्थ परवेज इब्राहिमी साहब हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, जोहार। एक तो हम ये जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम से विधिक सेवा प्राधिकार का क्या तात्पर्य है, क्या लेना देना है? भारत एक कल्याणकारी राज्य है जी। केंद्र में भी और राज्य में भी हमने कल्याण मंत्रालय बना रखा है। विधिक सेवा जो है वो इंसाफ दिलाना चाहता है, तो अपॉर्चुनिटी जो इस देश में है उस वो अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी, पढ़ने की अपॉर्चुनिटी, कोई रोजगार समानता की अपॉर्चुनिटी, तो वो सबके के लिए सुलभ हो जाए। कोई विषमता तो है, एक तो कल्चर की विषमता है, भाषा की विषमता है और भी कई तरह की विषमताएं हैं देश में, लेकिन एक चीज़ जो सामाजिक तौर पर जो पिछड़े हुए हैं या जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो उतना लाभ नहीं ले पाते जो एक सशक्त वर्ग जो हमारे समाज का है वो उसके लिए जितना सुलभ हो जाता है वो। तो सरकार ने इतने सारे स्कीम्स लागू किए हुए हैं देश में कि कोई आदमी किसी भी वर्ग से आता हो, अगर वो गरीब है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है या बहुत ग्रामीण इलाके में भी रहता है, तो उस तक भी जो सरकार की योजनाएं हैं
सफलतापूर्वक पहुंच सके और उसका वो लाभ उठा सके। अब आप देखिए आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पर 1 से लेके 6 बरस के बच्चे यानी 6 के आसपास के बच्चे जो स्कूल जाने लायक हैं आंगनबाड़ी केंद्र, उनको पोषण की व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था है। उसके आगे बढ़िए तो जो एडोलेसेंट गर्ल हैं उनके लिए भी जो है अलग से खाने की व्यवस्था उनके लिए भी है, उनको भी पैकेट दिया जाता है ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। लैक्टेटिंग मदर जो हैं उनके लिए भी इंतज़ाम है। तो एक पूरा जो है बचपन से लेकर के पंचायती राज व्यवस्था इसी के लिए बनी, इसी के लिए बनी। तो पंचायती राज में तो एक बात और आ जाती है ना कि पब्लिक भी अपने मांग को रख सके, पब्लिक अपने क्षेत्र में उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर वो मुखर हो सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके पंचायती राज के तहत। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्थिक उन्नति बहुत ज़रूरी है, शैक्षणिक उन्नति भी बहुत ज़रूरी है, और स्वास्थ्य भी। समाज को अगर आगे ले जाना है तो ये तीनों चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। लेकिन आर्थिक विषमता के कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाभ नहीं ले पाते हैं। तो एक तो हमने बताया कि अगर कोई गरीब है, सही से भोजन उसको नहीं मिल रहा है, तो आंगनबाड़ी केंद्र से ये व्यवस्था कर दी गई। स्कूल में भी आप देखिए कि एक तो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है, फ्री एजुकेशन की व्यवस्था कर दी गई है, ऊपर से स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था कर दी गई। और ये स्कॉलरशिप स्कूल 10th तक ही नहीं, 10th के अलावा 11 से लेकर के PhD तक सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि अगर कोई गरीब लड़का है जो उस क्राइटेरिया में आता है तो उसको हम स्कॉलरशिप देंगे। इवन अभी तो इतना आगे हो गए हैं हम कि अगर किसी विदेश के किसी यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, टेक्निकल एजुकेशन हो, मेडिकल हो, या तो उसके लिए भी छात्रवृत्ति है। तो ये समाज को बराबर नहीं किया जा सकता कभी भी, हर आदमी को बराबरी कर दिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो दी जा सकती है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए अगर पिछड़ जाता है तब तो हम उसका दोष मानेंगे, और अगर वो अपॉर्चुनिटी को अवेल ही नहीं कर पा रहा है तब तो फिर व्यवस्था की। भारत के संविधान में भी कहता समानता के अवसर, समानता के अवसर। समानता नहीं आ सकता कभी, गरीब भी रहेंगे, अमीर भी रहेंगे, लेकिन गरीबी का भी क्या स्तर होगा, लेवल क्या होगा, लेवल क्या होगा। लेवल ऐसा होना चाहिए कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की वो पूरी हो, भले वो धनाढ़ सेठ ना हो पाए, लेकिन उतनी उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी, मिनिमम नीड्स जो है, हाँ, जो नीड्स है उस नीड को पूरा कर सके समान तौर पर, ताकि वो भी गरिमा के साथ जी सके। वो भी गरिमा। सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान को गरिमा के साथ जीने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक समाज का एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी है उसमें, उसकी आर्थिक स्थिति भी है, सामाजिक स्थिति भी है, उसकी शैक्षणिक स्थिति भी है। तो इन सब चीज़ों पर सरकार का बहुत अच्छा ध्यान है, इसीलिए हमने इसको, इस राष्ट्र को एक कल्याणकारी राज्य घोषित किया था। और हमने संविधान में भी बड़े सारे प्रस्ताव इस तरह के रखे जिससे समाज में कोई वंचित न रह जाए। अभी भी वंचित हैं लोग, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमने बहुत सारे दरवाजे उनके लिए खोले हैं ताकि उनको ये एहसास न हो कि हम ये करना चाहते थे, पैसे के अभाव में हम नहीं कर पाए, अपॉर्चुनिटी के अभाव में हम ये काम नहीं कर पाए। तो सरकार ऐसे लोगों की मदद के लिए तरह तरह की योजनाएं ला रही है। वरना आर्थिक के लिए भी, आप शहद का एक कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी योजना है। महिलाओं के लिए अभी देखिए बहुत पॉपुलर हुआ है मैया सम्मान योजना, औरतों को। अब इसमें भी दो तरह की चीज़ें हैं। कौटिल्य ने कहा था कि राजा का सुख जनता के सुख पर निर्भर है। बिल्कुल। आप अगर इतिहास को देखेंगे तो आपको एक बात स्पष्ट तौर पर होगी कि जहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है अपने राजा से तो वहाँ क्रांति आ जाती है। यानी कि राजा भी तभी तक अच्छे से रह सकता है, सुखी रह सकता है जब जनता सुखी हो। और जनता के वोट से प्रजातंत्र में अगर हम राज बनाते हैं, सत्ता पाते हैं,
तो मानी बात है कि हमको जनता के सुख यही पर एक विचार हस्तक्षेप तो करने की करना जरूरत है कि आए दिन मीडिया में यह आता है कि फला ने फला उपहार दिए, फला सरकार ने फला उपहार दिए। तो उपहार क्या दे रहे हैं, सौगात क्या दे रहे हैं? ये तो हमारा पैसा है ना, देखिए, यह आपकी जवाबदेही है। ये आपकी जिम्मेदारी है। फ्री बीज बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो गया है वर्ड, कि सरकार दे रही है। सरकार, खुद पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि क्या वो अपने घर से लेके आए थे पैसा? हाँ। पैसा तो टैक्स पेयर का है, सरकार के पास वो जमा होता है। सरकार फिर देखती है कि राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए कि हमको किन किन चीज़ों में ये करना है। दूसरी चीज़ है क्या कि वेलफेयर का एक सिक्का का जैसे दो पहलू होता है, वैसे ही वेलफेयर का भी दो पहलू है। एक तो वेलफेयर का ये है कि अगर कोई आदमी बीमार है तो उस हॉस्पिटल ले जाकर के उसका इलाज करा दें हम। अगर कोई बहुत पैसे उसके पास नहीं है तो हम उसको कुछ पैसे दे दें, जैसे वृद्धा पेंशन योजना जो कमज़ोर लोग हैं उनको देते हैं हम, महिला को भी हम दे रहे हैं, प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, शादी उदी के लिए भी पैसे दे रहे हैं। बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं सरकार के। दूसरा पक्ष ये है कि इतनी बड़ी आबादी, इतने कम एनुअल इनकम वाले को जो हमने इस कैटेगरी में रखा है, ये इतने कम इनकम वाले करोड़ों करोड़ लोग क्यों हैं, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। नहीं, भूख के निदान के लिए RTE बना, इसके अलावा राशन की व्यवस्था हुई कि भूख का निदान, आंगनबाड़ी की व्यवस्था हुई कि भूख का निदान हो, जो माल न्यूट्रिटेड हैं उनको न्यूट्रिटेड फूड दिया जाए, यही ना हुआ। फिर ये हुआ कि मैया सम्मान योजना। आप समझिए कि महिलाओं की क्या स्थिति है, पैसे पैसे के लिए पति के आगे हाथ पसार के खड़ा रहना पड़ता है। आज तो ये है कि कम से कम उतने पैसे में अपने घर की और अपनी ज़रूरतों की बात तो कर ही सकती है ना। ये वीमेन फ्रीडम की जब हम बात करते हैं या उसके एम्पावरमेंट की, हमने तो सबके एम्पावरमेंट की बात कर लिया है, वीमेंस की भी उसमें शामिल हैं लोग। एम्पावरमेंट आएगा कैसे, इसलिए कहा कि एक तो है कि डायरेक्ट हमने जो है बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ पैसे दे दिए उनके पास, कुछ स्वतंत्रता उनको, आर्थिक स्वतंत्रता उनको मिल गई, वो अपनी ज़रूरतों को वो पूरी कर सकते हैं या अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर हम ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो हमको लिखना चाहिए कि इस साल 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में अनाज दिया, और मेरा टारगेट ये है कि अगले साल ये 80 करोड़ से हम 70 करोड़ पर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद हम BPL को APL बनाएंगे। BPL को APL। अब एक चीज़ है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचा, नेहरू जी ने तो कहा कि यही मॉडर्न टेम्पल है, यानी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंडस्ट्री को दिया। वो अनवरत चल रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन हुआ, बहुत शानदार अचीवमेंट है हमारा। लेकिन एक चीज़ हम मिस कर गए कि एग्रीकल्चर जो बेस प्रोवाइड करता है, जो नींव है इस कंट्री का, इसलिए कि जब हम ये कहते हैं कि 70% आबादी हमारी किसान है या खेती पर निर्भर है या विलेज इकोनॉमी पर निर्भर है, तो कृषि को और उसके साथ संलग्न चीज़ों को, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, अगर इस पर भी हमने ध्यान पूरा दिया होता। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, कब आया? 74 में जब पोखरण का विस्फोट हुआ और अमेरिका ने हाथ खींच लिया कि हम आपको कोई मदद नहीं करेंगे, तब आप खड़े हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। तो गरीबी को भी नीचे लाने में आप क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सकते? बिल्कुल बिल्कुल। हमको नहीं लगता है कि इस देश में सोचने वालों की कमी है, विजनरीज की कमी है। अगर कमी कुछ है तो हमारे विज़न की कमी है कि हम किसी एक चीज़ पर जब बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो दूसरी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। एक चीज़ और लगता है कि इन 75 सालों में जनता अपना हक नहीं मांगती, अब रिरियाती है, गिड़गिड़ाती है, भैया हमको दे दीजिए ना आवास, हम भी बहुत दिन से हैं इसलिए हमको प्रधानमंत्री आवास दिला दीजिए, हम ऐसा है तो हमारा राशन कार्ड। क्यों भाई? सिस्टम यह बने कि वह उस सिस्टम में जैसे ही वो जाए वैसे इनरोल्ड हो जाए, और जब इनरोल्ड है तो तब तक जब तक APL में नहीं आता है तब तक उसकी सारी व्यवस्था हो, जो अपॉर्चुनिटी है, ये क्यों नहीं हो पाता? इसमें विधिक सेवा प्राधिकार क्या मदद कर सकती है? देखिए, विधिक सेवा प्राधिकार तो लोगों को जागरूक कर रही है न्याय लेने के लिए, और ये भी एक न्याय है।
कि हमको जो अपॉर्चुनिटी नहीं, जो जागरूक है वो तो सौगात में खुश हो जा रहे हैं कि हमको सौगात मिली है। देखिए, प्रजातंत्र आ गया हमारे यहाँ। प्रजातंत्र हमारे यहाँ विश्व में सबसे पहला प्रजातंत्र अगर था, षोडश महाजनपद जिसको हम लोग कहते हैं, तो प्रजातंत्र की ये जननी भी है भारत। वैशाली का उसमें 16 थे जिसमें कुछ प्रजातांत्रिक व्यवस्था से चलते थे, षोडश महाजनपद कहते हैं उसको। तो जो कंट्री में प्रजातंत्र आदिकाल से है और हमारे विचार भी बहुत ऊंचे हैं, ऊंचे लेवल के विचार हैं। प्रजातंत्र भी आए हुए इतने साल हो गए, आज़ादी 47 में मिला हमको। हमने डिक्लेयर किया कि हम वेलफेयर स्टेट होंगे, हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर रहेंगे। लेकिन आज भी आप देखिए कि मानसिकता क्या है, जो पावर में है, जो सत्ता में है, उनको हम राजा राजा मान लेते हैं, समझा कि नहीं। हम ये नहीं समझ पाते कि वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और उन जैसे हमारा वोट देने का अधिकार है, वैसे ही हमसे हमारा ये भी अधिकार है कि हम अपने जनप्रतिनिधि से अपने राइट्स ले लिए सकें, अपने राइट्स की मांग कर सकें। लेकिन हम तो समझ रहे हैं कि उपहार है, बस कृपा कृपा कृपा। और नेतागण भी यही कहते हैं कि हमने ये दिया, सौगात दिया, हमने वो दिया, हमने बिजली माफ कर दिया, हमने पानी माफ कर दिया। आप कौन हैं भाई? समझा? वो ये नहीं समझ पा रहे हैं नेतागण भी, क्योंकि पब्लिक नहीं समझ रही है कि नेतागण जो कुछ दे रहे हैं, हम नेतागण को दे रहे हैं, फिर उसके बदले में हमको वो वापस आ रहा है। भिखारी तक टैक्स देता है और प्रत्यक्ष कर जो है भिखारी तक भी देता है। भाई, आप तो जीएसटी और इसकी बात ही मत कीजिए। और प्रत्यक्ष कर तो हर आदमी दे रहा है। एक पैकेट बिस्किट भी खरीद करके लेते आइएगा तो आपको देना है। वही कह रहे हैं। अच्छा, आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, बस नहीं है अपनी, लेकिन जब आप बस पर चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, तो ट्रेन पर चढ़ते हैं तो आप भी तो टैक्स देते हैं, दे रहे हैं? अगर जो है तो कहीं ना कहीं आपका भी कंट्रीब्यूशन तो है बस के चलने में। ऐसा नहीं है कि बस का मालिक चला रहा है उसको अपने पैसे से, वो तो सारा पैसा पब्लिक से फिर वापस ले रहा है अपने प्रॉफिट के साथ। तो मानसिक प्रजातंत्र को जितना फैलना चाहिए या जितना उसको जड़ पकड़ना चाहिए, या जो प्रजातांत्रिक वैल्यूज को जितना प्रोपगेट करना चाहिए, हमने वो प्रोपगेट नहीं करके हमने ये प्रोपगेट कर दिया कि ये मेरा एहसान है कि तुम हमको हम पानी दे रहे हैं, ये मेरा एहसान है कि हम तुमको रोड दे रहे हैं। हम चाहते तो तुमको नहीं भी दे सकते थे, तो हम चाहते हम नहीं भी दे सकते, नहीं भी दे रहे हैं। हाँ, नहीं भी दे सकते थे। ये एरोगेंस को शो करता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक चीज़ है कि जब आर्थिक रूप से देश उन्नत होगा तो सरकार भी मजबूत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब लोगों के हाथ में काम होगा, ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाकों में खेती को अगर डेवलप करा दिया जाए तो कई कंट्रीज ऐसे हैं जो खेती के साथ एलाइड इंडस्ट्री जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना उसकी अपनी एक इंडस्ट्री है। जब उस लेवल पर वो आ जाएगा, खेती आ जाएगा, तो फिर उससे आप सॉस बनाइए, फलां कीजिए, वो कीजिए, बहुत सारा प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। आप एनिमल हस्बेंड्री पर जोर दे दीजिए तो आप लिव स्टॉक से बहुत फायदा ले सकते हैं। आप अगर हॉर्टिकल्चर पर हर एरिया में देखिएगा कि कुछ फल बड़े खास किस्म के होते हैं जिसके लिए ज़मीन भी बहुत उपयुक्त है। अपने झारखंड में जंगल के इलाके में चले जाइए, गर्मी के दिनों में पेड़ जो है बकरी नहीं पूछती है, आम जो गिरता है बकरी नहीं पूछती है, बेस्ट नाशपाती हम उगाते हैं। लेकिन है क्या, इतने सालों के बाद भी हम उसको एक्सपोर्ट करने या मार्केट तक लाने के बारे में नहीं सोचते, इसलिए कि वो अलग अलग जगहों पर प्रसाद की तरह बिखरा पड़ा है, कोई कलेक्ट नहीं कर रहा उसको। कोल्ड स्टोरेज की कमी की बात आज भी हो रही है कि हम उसको अगर पैदा करते हैं फसल तो कोल्ड स्टोरेज नहीं है मेरे पास रखने के लिए, ये कहाँ रखेंगे? उसमें कुछ ऐसा किया जाए, कुछ चुनिंदा स्कीम्स को हम लोग ले लेते हैं और चुनिंदा स्कीम को लेकर के कैसे उसको हासिल कर सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो सामान्य रास्ते से। अब ये हासिल करने की बात बहुत, एक तो ये है कि वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है उसके वेबसाइट पर सारे प्रोग्राम्स हैं, ब्लॉक में भी तो छपा हुआ है एकदम ऊपर से, ब्लॉक में भी सब कुछ छपा हुआ है। अगर आप हर डिपार्टमेंट के लोग वहाँ मौजूद होते हैं, अगर आपको कोई चीज़ की भी जानकारी लेनी है कि हम स्टूडेंट हैं, हमको क्या मिल सकता है, मेरा ये, तो आप उसके क्राइटेरिया को जान सकते हैं। बिल्कुल।
दूसरी चीज़ है क्या कि करने के लिए कुछ चीज़ें, जैसे एक किसान जब बीज रोपता है तो खेत को तैयार करता है पहले। तो समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो समाज को भी तैयार करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ज़मीन की बड़ी कमी है। हम लोग तो फील्ड में नौकरी किया है हमेशा, हम लोगों ने देखा कि कितने फॉलो लैंड हैं, ऐसे पड़ती सरकार की हो या पब्लिक की हो, फसल कितना ले रहा है वो। आप अब इसी देश में अंतर देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में सेब की खेती होती है, आपके शहर तक आ जाता है। हमारे यहाँ पपीता की खेती होती है, हमको भी सही से नहीं मिल पाता है। चाहे हम तो 1 बीघा में कितना पपीता उपजा सकते हैं, 1 कट्ठे में कितना उपजा सकते हैं, उतना भी छोड़ दीजिए। 10 बाई 10 के ज़मीन पर भी 2-3 पेड़ हम लगा सकते हैं, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं है उसमें कि हम ऐसा करें। देसी मुर्गी गायब हो गया, अब कहीं नहीं मिलता है। जंगल के इलाका छोड़ दीजिए, जंगली इलाका छोड़ दीजिए। जंगल के इलाके में भी इतना हो सकता था कि वो चिकन मार्केट में आ जाता। मार्केट में जो चिकन हम लोग खा रहे हैं वो हेल्थ के लिए लोग कहते हैं कि बहुत एंटीबायोटिक दिया हुआ है। दूध जो ले रहे हैं उसमें महीने भी में ग्रोथ होकर कैसे 1 किलो हो जाएगा एक चूजा। इसीलिए अभी देखिए कि झारखंड में कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल किया हमने। केज कल्चर में हमने फिशरी को शुरू किया, तो हमारे यहाँ जिंदी मछली मिल रही है मार्केट में। रांची जैसे शहर में भी केज कल्चर से बहुत आसानी से हम प्रोड्यूस करें। हमारे पास कितना जलाशय है, हम उसका देखभाल भी करते हैं। मनरेगा से भी बड़े सारे काम होते हैं उसमें, लेकिन उससे जो हमको उत्पादकता हमको लेनी चाहिए वो लेने में हम फेल कर जा रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा बहुत कमज़ोर है। किसी भी योजना को आप ले लीजिए, हमेशा उस पर तलवार लटकती रहती है भ्रष्टाचार की। नहीं, उसमें 2 चीज़ें, मॉनिटरिंग के साथ कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम भी हमारा कमज़ोर है। कोऑर्डिनेशन भी जो है, कोऑर्डिनेशन भी कमज़ोर है, मॉनिटरिंग भी कमज़ोर है। ये तलवार उठी जांच जो लोग करते हैं, अब जिसको केक का हिस्सा मिल रहा है वो क्या जांच करेगा? वो क्या जांच करेगा? दूसरी चीज़ है क्या कि टॉलरेंस, हम कहते हैं कि 0 टॉलरेंस, हम करप्शन को एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर पब्लिक के सामने आता है कि आपने बर्दाश्त नहीं किया तो किया क्या हैं? क्या वो सिर्फ मामले सारे प्रोसेस में उलझे रहे 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस और वो ख़त्म हो गया वो मामला? त्वरित जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, हम ये नहीं कहते, आप एक वार्निंग दे करके उसको संभलने का मौका दीजिए, देखिए कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उनके कार्यकलाप में। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उनको सर्विस से बाहर निकालिए। क्या ज़रूरत है आपकी? कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वार्निंग देंगे, सज़ा देना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए। यही आदमी जो आज यहाँ पर ट्रैफिक में हम लोग चलते हैं, क्या अमेरिका में इस तरह से चल सकते हैं? नहीं, बंगलोर की ट्रैफिक में नहीं चलेगा, बंगलोर के दिल्ली की ट्रैफिक में नहीं चल सकते हैं आप। तो ये आदमी वहाँ जा कर के जब चलते हैं लोग, तो कैसे ट्रैफिक को नियम को फॉलो करते हैं, लाइन कैसे लगाते हैं? अमेरिका में तो लाइन लगता है तो एक आदमी से सट नहीं सकते आप, 1 फीट दूर रहना होगा आपको, थोड़ा थोड़ा दूरी पर बना करके रखते हैं। हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर है। अब हर आदमी वीआईपी बनना चाहता है, वीआईपी दिखना चाहता है। प्रजातंत्र में वीआईपी कल्चर, राजा का कल्चर, ये तो अपने आप में हास्यास्पद है कि हम अगर ऐसा सोचते हैं वीआईपी कल्चर के बारे में। किसी के पास भी वीआईपी कल्चर नहीं हो सकता, और अगर वो है तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग उससे सफ़र करेंगे, आप उसको रोक नहीं सकते। फिर वही लॉर्ड एक्टन वाली बात हो जाती है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। कैसे इतना फ्रीडम वो महसूस करता है कि हम जो चाहें करके निकल जाएं, और मेरा मामला अगर उभरेगा भी तो वो प्रोसेस की भेंट चढ़ जाएगा। ये प्रोसेस का भेंट है क्या? उस मामले को दबाने ही की तो कार्रवाई है। असेंबली में देखा है, गवर्नमेंट के आश्वासन जो होते हैं, नेक्स्ट असेंबली आते समय एटीआर प्रस्तुत किया जाता है। एटीआर में लिखा रहता है 3 दिन पहले का कि उनको प्रक्रियाधीन है, उनको चिट्ठी भेजी गई
अब वहाँ आश्वासन दे रहे हैं आप, आश्वासन 3 महीने 6 महीने के गैप में आप कह रहे हैं कि नहीं प्रक्रियाधीन है। क्या प्रक्रियाधीन है? 6 महीने हुआ क्या उसमें? 3 महीने हुआ क्या? नहीं, वो यही आज कह चिट्ठी रहे हैं। भेजा आपने 3 दिन पहले। आप देखिएगा नए सत्र के। हर केस का देखिए, कब केस हुआ था, कितने अब सालों थोड़ा से सा हम लोग इसको समेटे, कंक्लूड करें तो अगर सरकारी स्कीम्स का लाभ उसको नहीं मिल पा रहा है, वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो डालसा इसमें कुछ मदद कर सकती है क्या? ऑफ कोर्स जी। वो अगर हमको लगता है कि अगर वो वहाँ पर जाकर के एप्लीकेशन अपना दें कि हम इस फलां स्कीम में इंटरेस्टेड हैं और हमको जो है ये लाभ तब मिलना से चाहिए, इनरोल्ड है, हमको लाभ नहीं मिल रहा है। तो झालसा एक चिट्ठी लिखेगी कि साहब इनका कॉम्प्लेन ऐसा प्राप्त हुआ है, इस पर आप कार्रवाई कीजिए। और कार्रवाई करने के बाद सिर्फ कार्रवाई कीजिए नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि क्या कार्रवाई हुई? आपने किया वो हमको सूचित कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि अनएंडिंग स्टोरी नहीं हो सकता है। मदद करने के लिए तो सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स रखे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड कोई है। मदद पहुंचे उस तक तक? हाँ, किसान क्रेडिट पहुंचता है, पैसे काफ़ी खर्च हो रहे हैं, लेकिन हम ये मॉनिटर नहीं कर रहे कि जिस चीज़ पर हमने खर्चा किया उसका लाभ समाज क्या को हुआ? कितना हद तक मिल रहा है। और सिर्फ उसी को नहीं, एक आदमी को आपने दे दिया, चलिए 2500 रुपया हमने दे दिया आपको, आपने उस पैसे का इस्तेमाल कर लिया, हो गया, लेकिन उसका किसी और को तो कोई फ़ायदा नहीं मिला, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार तक पहुंचा। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। लेकिन हम जो कहते हैं वो इसलिए सिर्फ नहीं कहते हैं कि हमारा काम है कहना, आप उसको गुनिए भी। अगली बार मिलते हैं किसी और एपिसोड पर, मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।